प्रारंभ करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर आधुनिक बिहार का एक ज़िला जो बनारस से लगा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्य उस समय एक नवाब के अधिकार में होते थे, जो बंगाल का नवाब कहलाता था। उसके ही अधीन ये तीनों राज्य थे। और जैसा कि पिछली एपिसोड में देखा, पानीपत का युद्ध और उस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की पराजय और मीर जाफ़र को उसके बाद नवाब घोषित किया जाता है 29 जून 1757 ईस्वी को। मीर जाफ़र अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद जाता है, जिससे अपने को स्थापित कर सके। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यह जो नवाब घोषित हुआ, यह अंग्रेज़ों द्वारा नवाब घोषित हुआ, जबकि परंपरा यह रही है कि कोई भी नवाब बनता था तो वह मुग़लों का नवाब होता था। सम्राट तो मुग़ल होते थे और उन्हीं से यह पद लिया जाता था, या जिसको मान्यता देते थे वही नवाब होता था। तो क्लाइव ने, जो उस समय अंग्रेज़ अधिकारी था, उसने बंगाल के जगत सेठ के माध्यम से मीर जाफ़र को नवाब बनाने के लिए मुग़ल सम्राट के पास भेजा। मुग़ल सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुग़ल सम्राट से मीर जाफ़र नवाब खुद बनने के लिए नहीं कह रहा है, अंग्रेज़ कह रहे हैं, और अंग्रेज़ों का कहना मुग़ल बादशाह भी मान रहा है। यह एक विशेष बात दिखाई देती है कि एक तरह से चाहे कहें कि खरीद लिया, चाहे कहें मिला लिया, और चाहे कहें कि मुग़ल सम्राट अपनी कमज़ोरी महसूस करते हुए उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हुआ और वह मीर जाफ़र को नवाब मान लेता है, घोषित कर देता है। अंग्रेज़ों ने राय दुर्लभ को मंत्री के पद पर नियुक्त करवा दिया और बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को अंग्रेज़ों ने समर्थन दिया, और उस समर्थन का नतीजा हुआ कि वो मनमाना कार्य करने लगा, मनमाना व्यवहार करने लगा, और मीर जाफ़र जबकि नवाब था, उसका भी कहना मानना बंद करके केवल अंग्रेज़ों का कहना मानना चालू कर दिया। यहाँ स्पष्ट है कि मीर जाफ़र नवाब तो बना, लेकिन अधिकार उसके बहुत सीमित हो गए और वो खुद अंग्रेज़ों का कृपा पात्र था, इसलिए रामनारायण का कुछ नहीं कर सकता था, और रामनारायण भी उसी अंग्रेज़ों के बल पर कुछ भी करने को तैयार था। 500 सैनिक भेज करके अंग्रेज़ों ने भारतीय अधिकारियों को इसके बाद निर्देशित किया कि फ्रांसीसियों को पकड़कर अंग्रेज़ों के हवाले करे। अब यह भी महत्वपूर्ण बात है कि एक अंग्रेज़ कह रहा है कि फ्रांसीसियों को, एक दूसरे विदेशी को, कि हमें पकड़कर हवाले करो, और नवाब के अधिकारी कर्मचारी इस तरह का काम कर रहे हैं कि उनको पकड़ के उनके हवाले। क्लाइव बंगाल में जो सोरा उत्पादन हो रहा था उस पर भी एकाधिकार कर लेता है। ये बहुत अच्छा काम आता था, बारूद बनाने के लिए, बम बनाने के लिए काम आता था, और इसका बहुत बड़ा व्यापार था। केवल 15% सोरा ही नवाबों के लिए छोड़ा था, बाकी 85% अपने पास रख लिया। सारा व्यापार करके अपना इंग्लैंड ले जाना या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में का उसका उपयोग दुरुपयोग करने का काम चालू किया। मुग़ल शाहज़ादा इसी समय अली गौहर था, जो मारा फिर रहा था, और वो अवध के नवाब से सहायता लेकर 13 अप्रैल 1759 ईस्वी को पटना पर आक्रमण कर देता है। अब
वो पटना पर जब आक्रमण करता है तो वहाँ का जो पटना का नायब सूबेदार है राम नारायण, उसने अली गौहर को भगा दिया। शाहज़ादा अली गौहर को जो भगाया, लेकिन उस समय क्लाइव उसके पास ही था पटना के, यद्यपि कोई सहयोग नहीं किया, फिर भी यह कहा कि मेरे कारण ही ये अली गौहर भागा है। अपनी पोजीशन को अच्छा करने के लिए, दिखाने के लिए और मीर जाफ़र को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बात की। मीर जाफ़र से इसी के रूप में कि हमने भगाया अंग्रेज़ों को, क्लाइव ने व्यक्तिगत रूप से जागीर प्राप्त कर ली। अब एक स्वयं जागीरदार हुआ। इसके पहले आपको ध्यान हो तो मैंने प्लासी के युद्ध के बाद ही बताया था कि कंपनी जागीरदार बनी थी। अब यहाँ क्लाइव जागीरदार बन जाता है खुद व्यक्तिगत रूप से, यानी अंग्रेज़ अधिकारी भी अब स्वयं जागीरदार भारत के बनने लगे, भारत के किसी प्रदेश के, किसी स्थान के। यह एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। 1760 में जब शाहज़ादा अली गौहर पुनः आक्रमण करता है तो फिर से इसे हरा देता है, तो ये फिर से असफल हो जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अगले स्थिति बनती है कि अंग्रेज़ कहते हैं कि आप डचों से आपके साठगांठ है और डचों को भगाने के लिए सेना भेजो। मीर जाफ़र ऐसा काम नहीं करता, तो अंग्रेज़ स्वयं ही जाकर के डचों से बेदरा नामक स्थान पर युद्ध करते हैं। 25 नवंबर 1759 ईस्वी को अंग्रेज़ों से डच हार जाते हैं और फिर उसी समय मीर जाफ़र का पुत्र मीरन अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए पहुंच जाता है, डचों को सज़ा देने के लिए। ध्यान देने की बात है, शुरू में वो नहीं देता, लेकिन बाद में उसको लगता है कि अंग्रेज़ नाराज़ न हो जाएं, इसलिए अपने बेटे को भेज देता है। और जब तक ये पहुंचता है तब तक अंग्रेज़ और डच आपस में संधि कर चुके होते हैं। इस संधि के अंतर्गत ये निश्चित किया गया कि डचों को किलेबंदी न करने और फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए केवल 125 सैनिक रखने को ही कहा गया, जिससे डच मजबूत स्थिति में न पहुंच सकें। ना तो वो किलेबंदी कर पाएंगे, उससे मजबूत नहीं हो सकते, और ना ही उनके पास सैनिकों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए उधर भी कमज़ोर रहेंगे। ऐसा समझौता किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में नवाब ने बर्दवान, नादिया और हुगली के क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया। अब वो फिर राजस्व वसूली भी करने लगा। जमींदार खुद बना था, राजस्व वसूली कंपनी के द्वारा होने लगी। कंपनी को 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव ने हालवेल को चार्ज देकर स्वदेश रवाना हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ दे करके चार्ज हालवेल को चला जाता है, स्वदेश ब्रिटेन चला जाता है। तो ब्रिटेन जाने के बाद यहाँ जुलाई 1760 ईस्वी में घटना होती है कि बंसी टार्ट को फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाकर कोलकाता भेजा जाता है और बंसी टार्ट के जो प्रमुख विरोधी थे, एलिस को कंपनी की पटना फैक्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। आपस में भी अंग्रेज़ आपस में एक न होने पाए, यहाँ भी ध्यान रख जाते हैं। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ समर्थक राय दुर्लभ को मंत्री पद से हटा दिया और इसी समय 3 जुलाई 1760 को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन की हत्या हो जाती है। स्वाभाविक रूप से मीर जाफ़र का पुत्र मीरन था तो अगला नवाब इसे ही बनना था। अब जब मीरन की हत्या हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेज़ों को एक मौका मिल जाता है कि अब किसे नायब नवाब कह दें।
जो आगे चल कर के नवाब बन जाए। तो नायब नवाब नियुक्त करने का एक अवसर मिल जाता है और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को नायब नवाब बना दिया जाता है। अब नायब नवाब बन जाता है मीर कासिम, और इस इच्छुक भी था और ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी अंग्रेज़ों को कि जो हमें अधिक से अधिक धन दे सके, उसे हम नायब नवाब घोषित कर दें और बाद में उसे नवाब बना दें। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से एक संधि की जो गुप्त तौर पर, उसमें यह कहा कि हम खूब आपको धन देंगे जितनी आपको ज़रूरत है। उसने बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भी बांटे। 27 सितंबर 1760 ईस्वी को मीर कासिम के साथ एक और गुप्त समझौता हुआ, जिसमें समझौते में वह अंग्रेज़ों का कहा कि हम घनिष्ठ मित्र बने रहेंगे और बंगाल की शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्रिटिश सेना सहयोग देगी, और इस सहयोग के बदले में जो अंग्रेज़ सहयोग देंगे उसके बदले में बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव के प्रदेश वह नवाब अंग्रेज़ों को दे देगा। यानी अंग्रेज़ अब बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव के भी मालिक बन जाएंगे। और जो सिलहट सीमेंट उत्पादन होता है, वहाँ से उत्पादित भाग का आधा अंग्रेज़ों को 3 वर्ष तक खरीदने का अवसर दे दिया जाता है। उसने ये भी कहा कि कंपनी का जो बकाया है, जो मीर जाफ़र नहीं दे पाया, उसे हम दे देंगे। 5 लाख रुपए और भी हम दे देंगे। इस तरह की बातें कहा। कोलकाता काउंसिल के जितने सदस्य थे उन लोगों ने भी अपना घूस चाहा, उपहार चाहा। तो उसने उन सदस्यों को कुल 4,52,000 पाउंड 4,52,000 पाउंड, ध्यान रखें उस ज़माने में इतना अधिक मूल्य वो देने को तैयार हो जाता है उपहार के रूप में, जिसमें 50,000 पाउंड तो केवल बंसी टार्ड को दे दिया, 27,000 पाउंड हालवेल को दे दिया, और 25,000 पाउंड जितने सदस्य थे उन सबको बांटा। इस तरह से इसने उपहार कहें या घूस कहें, इसने खूब दिया, रिश्वत बांटी। और अक्टूबर 1760 ईस्वी में बंसी टार्ड सेना सहित मुर्शिदाबाद पहुंच गया। ये सब समझौता जब गुप्त समझौता हो गया, उसके बाद बंसी टार्ड सेना लेकर के मुर्शिदाबाद पहुंचता है, जहां मीर जाफ़र नवाब बना बैठा है। मीर जाफ़र को तो पता चल जाता है कि ये गुप्त समझौता हो चुका, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह कोई लड़ाई लड़ सके। और वो खुद षड्यंत्रकारी के रूप में ही रहा। जब वो नवाब बना तो उसे भी षड्यंत्र का अच्छा सा पता था कि कोई षड्यंत्र बड़ा हो चुका है जो मेरे खिलाफ़ हो गया, जैसे हमने सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ किया था। वो पूरा अंदाज़ उसको आ गया। और जब देखता है कि ब्रिटिश की सेना पूरे महल को घेर चुकी है, तो अब उसके पास और भी चारा नहीं बचा। चुपचाप वो अंग्रेज़ों से बात मान लेता है और अपना छोड़ करके किला चल देता है। मीर जाफ़र कोलकाता चला जाता है, उसे पेंशन दे दी जाती है, गुजारा भत्ता दे दिया जाता है, और अब मीर कासिम नवाब बन जाता है। मीर कासिम एक फौजदार के रूप में कभी मीर जाफ़र के समय में पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार होकर काम कर चुका था, और स्वाभाविक रूप से ये मीर जाफ़र का दामाद था, तो निश्चित तौर पर पहले से धनी था, निश्चित तौर पर इसके पास शक्ति थी और ये बुद्धिमान भी था। मीर जाफ़र के समर्थक जो धनी लोग थे, इसने उनका धन जब्त करना प्रारंभ किया। अब इसको बहुत सारा धन बांटना था स्वाभाविक रूप से, तो इसको आर्थिक सुधार करने की ज़रूरत थी, या हम कहें पैसे जुटाने की ज़रूरत थी। सुधार तो करना होता है कि अगर किसानों का सुधार किया जाए, मज़दूरों का सुधार किया जाए, फैक्ट्री का सुधार किया जाए, रोज़गार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, सुधार तो नहीं कह सकते। इन्होंने ये नहीं किया, लेकिन इनको धन एकत्र करना था। धन एकत्र करने की एक प्रयास करना प्रारंभ किया, और उस क्रम में सबसे पहले इन्होंने मीर जाफ़र
के जो समर्थक धनी लोग थे उनके धन को जब्त कर लिया और अधिकांश जो पुराने राजकीय अधिकारी थे उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली, क्योंकि उनके पास खूब पैसे हो चुके थे। षड्यंत्रों का खेल अधिकारियों के माध्यम से होता था। राजस्व विभाग जो कर वसूलता था उसका फिर से पुनर्गठन किया, क्योंकि राजस्व अधिकारी भी इनको पता था कि सब भ्रष्ट हो चुके हैं। किसानों से और व्यापारियों से कर तो वसूलते हैं लेकिन उतना कर सरकारी खजाने में नहीं आता, तो इस विभाग का भी पुनर्गठन किया इसने। मीर कासिम ने अपनी खर्चे में इसने कमी की, नए कर लगाए, इससे इसके आय में वृद्धि हुई। और इसने अब सोचा कि अंग्रेज़ों से ये षड्यंत्रों की कहानी ये भी जान रहा था। जैसे सिराजुद्दौला के विरोध में षड्यंत्र किया था मीर जाफ़र ने, तो उसमें ये भी शामिल था। इसको भी पता था कि अब षड्यंत्र मेरे खिलाफ़ भी हो सकता है, इसलिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया कि अंग्रेज़ों के निगाह से हम छिपे रहेंगे और अपना काम कर सकेंगे। तो मुंगेर ले जा कर के इसने सोचा अब अपनी सेना को सशक्त बनाए, और इस सशक्त बनाने के लिए बारूद बनाने की कंपनी और तोप बनाने की कारखाने लगाए। तो बारूद और तोप के कारखाने भी लग गए। सेना को भी इसने कहा कि ये अंग्रेज़ सेना से लड़ना है तो यूरोपीय पद्धति पे हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें परंपरागत युद्ध से लड़ते हैं यहाँ, इसलिए हम लोग हारते हैं। इसलिए इसने क्या किया कि अपने सेना के प्रशिक्षण के लिए फ्रांस से और अमेरिका से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जो उसके सेना को ट्रेनिंग कराएं, उसका प्रशिक्षण कराएं। और फिर इसके बाद इसने जो देखा कि विरोधी ज़मींदार हैं उनको दबा दिया जाए, नहीं तो ये विरोधी ज़मींदार ही हैं जो अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, तो विरोधी ज़मींदारों को दबाया। फिर बिहार के नायब राम नारायण जो था वो बहुत अधिक गमन कर चुका था, बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठा कर चुका था, उसको हटाया वहाँ से नायब के पद से और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। उससे भी इसको कुछ पैसे मिले। अवध के नवाब वजीर से समझौता किया, क्योंकि अवध जो था इसकी सीमा पर था और बार बार इससे संघर्ष होता था, आपस में लड़ाइयाँ होती थी और इसमें अंग्रेज़ों को इन्वॉल्व होने पड़ता था और इसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। तो इसने सोचा हम अंग्रेज़ों से न करके हम अवध के नवाब से अगर हम शांति समझौता कर लें तो हमारा फ़ायदा होगा, जो अंग्रेज़ों को देते हैं उतना हम समझौता कर लेते हैं। अब कर तो लेता है। इसके बाद अगला क्रम आता है 1761 ईस्वी में, जब शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों से बातचीत कर स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने में सहायता मांगी। अब देखें, अभी तक तो ये सहायता कहाँ में चल रहा था, बंगाल का। अब ये दिल्ली का जो बादशाह है, मुग़ल बादशाह, वो बनना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि अंग्रेज़ हमारी मदद करें। स्वाभाविक रूप से हम पूरे देश की बात करें तो देश का सम्राट माना जाता था, और वो जब अंग्रेज़ों की एक तरह से कमज़ोर हो गया, अंग्रेज़ों के सामने उनसे मदद मांगने लगा, तो हमारे देश की क्या स्थिति हो गई थी उस समय, ये हम कल्पना कर सकते हैं। अब अंग्रेज़ों ने उसे कहा ठीक है तुम पटना आ जाओ। अब उसे मुग़ल बादशाह बनना है, सम्राट बनना है, तो भागा भागा पटना आता है। अब वो जब पटना पहुंचता है तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम द्वारा शाह आलम को कहा कि इसको सम्राट मान लो, बादशाह मान लो। मीर कासिम नहीं चाहता था कि इसको बादशाह माना जाए, लेकिन फिर भी अब दबाव में आ गया, अंग्रेज़ों के दबाव में काम कर रहा था, इसलिए विवश होकर के उसको बादशाह मानना पड़ता है। और शाह आलम को बादशाह जब मान लेता है तो शाह आलम के सिक्के भी ढलवाता है। सिक्के ढलाना उस समय एक तरह से मान्यता मिल जाती थी कि हाँ वास्तव में यह आदमी बादशाह बन गया है या ये नवाब बन गया है, क्योंकि उसके सिक्के चलने लगते थे। उसी से कहानी बन गई बाद में कि सिक्के चलते हैं इस आदमी के, मतलब यह आदमी शासक बन गया है, सम्राट बन गया। तो उसके सिक्के ढलवा दिए शाह आलम के, और उसे 12 लाख रुपए और नजराने के रूप में दिलवा दिए। अंग्रेज़ों ने कहा कि इसे नजराने के रूप में दे दो। मीर कासिम अब मजबूर होकर के वो भी दे देता है।
लेकिन मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में यह तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो अनिच्छित व्यक्ति को बादशाह मानना पड़ता है और फिर उसको बादशाह मान करके बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। यहाँ जो अंग्रेज़ों की राजनीति थी वो दूसरी थी। वो था कि बहुत आसानी से अब हम मान्यता लेते रहेंगे, जिसको चाहें उसको नवाब घोषित करेंगे। अब मुग़ल बादशाह तो मेरे हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया, और इसको भी आगे न बढ़ने दें, क्योंकि ये धन संचय कर रहा था, सेना बढ़ा रहा था। तो ये अंग्रेज़ों की चाल थी। अंग्रेज़ों ने उसको बादशाह बना दिया। वो भी कमज़ोर आदमी था, उसको अपने मुट्ठी में ले लिया और इनसे भी पैसे वगैरह दिलाकर इनको भी कमज़ोर किया और उसके अधीन करके इनको मानसिक तौर पे भी तोड़ दिया। अब अंग्रेज़ों में मीर कासिम चूँकि समझदार था, इसलिए मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में तनाव बढ़ गया। इस तनाव बढ़ने से एक और कारण ये भी हुआ कि बंगाल में जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको व्यापार करने की बहुत अधिक छूट मिल गई। अब वो छूट मिल गई थी, वो छूट का दुरुपयोग बहुत कर रहे थे, उसका फ़ायदा उठा रहे थे। एक कंपनी की तरफ से काम कर रहे थे, दूसरा व्यक्तिगत काम कर रहे थे। यानी एक अधिकारी जैसे कहीं भी आज के ज़माने में भी कहीं जाए किसी दूसरे काम से, तो हम सरकारी काम कम करके और व्यापार का काम करके चले आएँ और टीए ले लें। उस तरह की स्थिति उस समय हो गई कि अधिकारी जो थे वह अपने कारखाने स्थापित कर लिए, अपने व्यापार स्थापित कर लिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग स्थापित किए थे अपना व्यक्तिगत, और उससे फ़ायदा ले रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग दिला रहे थे। तो सारा घाटा किसका हो रहा था? नवाब का, क्योंकि नवाब को टैक्स नहीं मिल रहा था। टैक्स मिलता था व्यापारियों से, और ये फ्री में व्यापार करते थे। तो जब ये फ्री में व्यापार करेंगे और टैक्स नहीं देंगे, और भारत के लोग जो टैक्स देने वाले हैं वो व्यापार करने ही नहीं पाएंगे, तो कहाँ से टैक्स आएगा नवाब के पास? ये समस्या थी। और जो उस समय के व्यापार थे उसमें नमक, सुपारी, चावल, मांस, मछली, चीनी, तंबाकू, अफीम जैसे व्यापार अंग्रेज़ों के द्वारा हो रहे थे, जो एक सामान्य व्यापार थे, जो सबसे अधिक व्यापार हो रहे थे उस समय। अब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने गुमास्ता या प्रतिनिधि नियुक्त किए। ये गुमास्ता प्रतिनिधित्व क्या होता है? जैसे आज के दिन में भी आए दिन अपन सुनते हैं कि कोई कर्मचारी नियुक्त होता है कहीं पर, वो अपने यहाँ किसी और आदमी कह देता तू काम करते रहना, अपना दूसरा काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अंग्रेज़ कर्मचारी खुद अपने कंपनी से पैसा ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, और अपने वेतन में से कुछ कम पैसा दे करके एक आदमी को रख दिया कि तुम हमारा काम करते रहना। अपने मस्त हो गए, अपने व्यापार कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं। ये गुमास्ता कहलाते थे। तो ये अंग्रेज़ जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने गुमास्ता नियुक्त करके और अपना व्यापार करना चालू कर लिए। अब इनका व्यापार तो बढ़ गया। कंपनी का व्यापार यद्यपि घाटे में जा रहा है, उतना कंपनी को फ़ायदा, ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकारी वर्ग अपने व्यापार में मस्त हो गया। वो कंपनी का व्यापार बहुत ध्यान नहीं दे रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दूसरा रास्ता ये लोग चुन लेते थे, चलो जो ज़रूरत पड़ेगी तो अधिकारी इस नवाब से मांग के पैसा उधर दे देंगे, नवाब के ऊपर दबाव डाल के ईस्ट इंडिया कंपनी का घाटा पूरा कर देंगे। यानी अपने भी कमाओ और कंपनी को भी दे दो। कंपनी अपने सामान पर एक समझौता कर रही है कि 9% हमसे ले लो तुम टैक्स, और भारतीय व्यापारी से 30% ले लो, और व्यापार का ये चलेगा तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। यह जा कर के गुप्त समझौता करना चाहते हैं मीर उससे, नवाब से। अब नवाब तो समझदार था। नवाब समझ रहा है कि अगर अंग्रेज़ किसी सामान को लेकर के मात्र 9% देते हैं और किसी को हम 30% पर वो सामान देते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो जो 21% ज़्यादा टैक्स आएगा कंपनी का व्यापारी के ऊपर, तो भारत के व्यापारी के सामान की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से वो बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो व्यापार कैसे करेगा? उसको फ़ायदा ही नहीं होगा। हम टैक्स कहाँ से ले सकते हैं? यह बात आराम से मीर कासिम समझ रहा था, क्योंकि वो
अच्छे से अपने गणित समझता था, शुरू से ही ये टैक्स लगाने के सिस्टम को वो समझ रहा था। उसने कहा अच्छा ऐसा नहीं करेंगे, एक दूसरा तरीका निकाला। उसने कहा जब ऐसे ही करना है तो भारतीय व्यापारी हों चाहे अंग्रेज़ व्यापारी, हम किसी से टैक्स नहीं लेंगे। हम तुम्हें भी मुक्त करते हैं, तुम्हें भी मुक्त करते हैं, जितने भी हमारे अधीन व्यापार करने वाले हैं सब फ्री में काम करेंगे। वो समझ रहा था कि भारत के मेहनती व्यापारी होते हैं, भारत की ईमानदार व्यापारी होते हैं, भारतीय हमारे के हर बार सहायता कर देंगे, वैसे ही हम मांग लेंगे तो दे देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों के बराबर का अगर व्यापार में आएगा तो अंग्रेज़ पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने गुमास्ता नियुक्त करेंगे, प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे, वो लूटखोरी करेंगे, वो घाटे में जाएंगे। अब यह जब कर दिया कि दोनों लोग टैक्स फ्री हो जाएं तो उसका असर अंग्रेज़ भी समझ गए। अंग्रेज़ नाराज़ हो गए कि नहीं नहीं, भारत के ऊपर टैक्स लगाओ ही लगाओ। यह कहा नहीं, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, किसी हालत में नहीं लगाऊंगा। आदेश वापस लेने से मना कर दिया। मीर कासिम ने कहा नहीं, यह हम आदेश देते हैं कि दोनों लोग टैक्स नहीं दोगे, कोई हमें टैक्स नहीं चाहिए, हमें ना तो अंग्रेज़ों से लेना है ना तो हमें भारतीय व्यापारियों से लेना है। अब यहाँ से अंग्रेज़ों में और नवाब में तनाव बढ़ा और उसने कहा कि अंग्रेज़ सेना जो हमारे पास रखी गई वो हमारा काम तो कर नहीं रही, वो तो केवल काम कर रही है कंपनी का, और हम उसके बदले में, सेना के बदले में उसे खर्च दे रहे हैं सेना रखने का, तो जो हमने खर्च दिया वो वापस करो। अब नवाब आ गया अपने पर कि हमारा खर्च भी वापस कर दो, आप अपनी सेना ले जाओ, आपकी सेना हमें काम नहीं आ रही है किसी काम का, जो हमने ज़मीन दी है वो 2-3 स्थान मर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव, ये सब वापस कर दो, राजस्व जो वसूले हो अभी तक हमें सब वापस दे दो। अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले, अंग्रेज़ों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अब क्या कर दिया, इनकार करके मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ अधिकारी हे को बंदी बना लिया। हे गए थे समझौता करने और उसमें उल्टा सीधा उन्होंने गालियाँ दी, जिसका नतीजा हुआ मीर कासिम ने उनको बंदी बना लिया। अब उसको बंदी बनाने पर अंग्रेज़ अधिकारी एलिस ने पटना में लूटपाट चालू कर दी, हत्याएं चालू कर दी। मीर कासिम ने एक सेना भेजी और सेना ने जाके पटना पर अधिकार कर लिया और एलिस को मार भगाया। अब नवाब ने अंग्रेज़ एलिस और साथियों को बंदी बना लिया। पहले हे को बनाया था, अब एलिस को भी बना लिया और उनके साथियों को, जो उसमें भारतीय साथी भी थे, उनको भी बंदी बनाया। अब अंग्रेज़ों की कोलकाता काउंसिल थी, जो काउंसिल काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कोलकाता काउंसिल ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया। अब देख सकते हैं कि कौन हटा रहा है नवाब के पद से, कोलकाता की काउंसिल। अंग्रेज़ कौन होते हैं नवाब को हटाने वाले, हटाने वाला तो बादशाह होता है, मुग़ल सम्राट होता है। लेकिन यहाँ अब पूरी तरह से, चूँकि वो जानते थे कि हम जो करेंगे वह बादशाह को मानना ही है, वो हमारे मुट्ठी में आ चुका है, बादशाह तो मैंने बनाया है, तो इस रूप में उन्होंने एक्शन लिया और उसको हटा दिया। अब जब हटा दिया तो स्वाभाविक रूप से उसको भागना पड़ा और 19 जुलाई 1763 ईस्वी को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेज़ों में युद्ध हुआ। दोनों में युद्ध होता है, नवाब पराजित हो जाता है, अब उसे भागना पड़ता है। वैसे देखा जाए, अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होगा आगे चल कर के, 2 नवाब अब सामने आ गए। एक नवाब तो है जो मीर कासिम है, जो बादशाह, मुग़ल बादशाह द्वारा भी घोषित है, अंग्रेज़ों द्वारा भी घोषित था, और दूसरा उसे हटा दिया गया, लेकिन अभी बादशाह सम्राट जो है उसने नहीं हटाया है, तो इस रूप में वो अभी बादशाह बना है, नवाब बना है। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक और बना दिया, जिसे मीर जाफ़र जो पहले था वो भी नवाब बन गया। तो मीर जाफ़र एक तरह से अंग्रेज़ों का नवाब कह सकते हैं, मीर कासिम मुग़ल सम्राट का।
इस रूप में इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे चलकर कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह के आते हैं तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। तो अब मीर कासिम अंग्रेज़ों में युद्ध हुआ कटवा का। नवाब भागा, पटना की ओर भागा। अंग्रेज़ और भारतीय बंदियों में, जिसमें राम नारायण, सेठ जगत बंधु ये सब थे, इनको नवाब ने मौत के घाट उतार दिया पटना में जाके। और फिर अवध की ओर वो भागता है नवाब। अब बक्सर की लड़ाई की स्थिति आती है जुलाई 1763 में। नवाब की कुर्सी तो खाली थी क्योंकि वो भागा, और वहाँ पर कोलकाता काउंसिल ने मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की पूरी बात फिर मान ली। मीर कासिम, ध्यान रखो, मीर जाफ़र, मीर कासिम। मीर जाफ़र अब अंग्रेज़ों की शरण में है और उसका दामाद मीर कासिम जो भागता फिर रहा है, अभी नवाब के रूप में बना हुआ है। तो वो भाग के अवध के नवाब वज़ीर शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम से मिलता है, जो इलाहाबाद में बैठे थे। ये लोगों से इनकी बैठती नहीं थी। जैसा मैंने पहले बताया था कि मुग़ल सम्राट शाह आलम जो था, उसको मीर कासिम नहीं चाहता था कि इसे सम्राट बनाया जाए, बादशाह बनाया जाए। अंग्रेज़ों के दबाव में माना था, चाहते ये नहीं थे। लेकिन उसमें एक बात ये थी कि मीर कासिम जब भागा था, मीर कासिम बंगाल से भागते समय 10 करोड़ रुपए का सामान लेकर भागा था। बहुमूल्य उसके पास कीमत थी, 10 करोड़ रुपए। अब ये शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों से मिला था कि इसको मार करके ये पैसा ले लेंगे। ये उस चालाकी में आ गए और मीर कासिम को सहायता देने को तैयार हो गए। सहायता एक तरह से केवल कहने का था, बात तो ये थी कि इसको हरा करके इसी का हम ले लेंगे 10 करोड़ रुपया, जो 10 करोड़ रुपए का इसके पास बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं। तो सहायता देने को शुजाउद्दौला तैयार होता है और शाह आलम भी उसी के साथ तैयार हो जाता है। यानी मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध का शुजाउद्दौला साथ में आ जाते हैं। और ये सब अंग्रेज़ों से मिले हुए पहले से हैं और कहने के लिए मीर जाफ़र के साथ हैं। अब अंग्रेज़ सेना नायक मुनरो 8000 सैनिक लेकर के बक्सर नामक स्थान पर पहुंचता है और वहां पर नवाब वज़ीर की सेना भी बक्सर पहुंचती है। अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला के अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया घूस दे करके, जो वहाँ लड़ने वाले थे। और जो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेज़ों में और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला, मीर जाफ़र और हमारे मुग़ल बादशाह और अवध के, यानी एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ वो। तो यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में मुग़ल शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों की सेनाएं लड़ती हैं। ये 3 घंटे में ही अवध की सेना हार जाती है। इस युद्ध में 825 अंग्रेज़ सैनिक मारे जाते हैं और शुजाउद्दौला के 2000 सैनिक मारे जाते हैं। और फिर बनारस के निकट शुजाउद्दौला फिर से परास्त हो जाता है। चुनार और इलाहाबाद का जो दुर्ग था वो भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला जाता है। शुजाउद्दौला इस समय सेना नायक मल्हार राव होलकर, जो मराठा सेना नायक था मल्हार राव होलकर, उससे सहायता मांगता है और वो सहायता देता है। अप्रैल 1765 में कड़ा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने होलकर और नवाब दोनों को हरा दिया और शुजाउद्दौला ने अब अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। मीर कासिम भागकर दिल्ली पहुंच जाता है और 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और अब शेष आगे बात करेंगे। धन्यवाद।